लैक्टेशन में जैसे ये स्टार्ट किया फर्स्ट टीएमआर चालू ही क्यों किया है क्योंकि उनका जो कैपेसिटी है वो पूरा यूटिलाइज करने का है। पूरा तो नहीं हो सकता है मगर 70% तक तो जाना है, तो वो लैक्टेशन में मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ चंद्रशेखर जगताप साहब को, जो कि कमर्शियल टीएमआर में इज मेकिंग अ वेरी गुड थिंग इन कमर्शियल टीएमआर। आप जो कुछ भी अभी देखे अभी तक जो 3 स्पीकर्स है दे आर फ्रॉम कोऑपरेटिव यूनियंस एंड इट इज मेकिंग अ कमर्शियल टीएमआर। थैंक यू सर। अभी ये टीएमआर डिस्कशन के लिए उपस्थित डेयरी सेक्टर, कैटरपिलर सेक्टर, उनको सप्लाई करने वाले मिनरल मिक्सचर्स, मेडिसिन, कुछ स्टाफ और कुछ किसान भाई, सबको नमस्कार। आज ये डिस्कशन जो हो रहा है उसमें सबसे पहले अमूल डेयरी के साहब भंडारी साहब, बाद में गोकुल के पाटिल साहब और बनारस के पटेल साहब, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है, इसलिए मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं रही है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो स्लाइड वगैरह वो दिखाएंगे। मगर मैं उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं चंद्रशेखर जगताप, हाईटेक कैटल फीड प्रोडक्शन कंपनी है जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में पैटर्न में है, तो उसकी तरफ से आपका स्वागत करने जा रहा हूँ। जो मैं ये 10 मिनट में थोड़ा डिस्कशन करने जाऊँगा, तो मेरा पहला ये है कि अभी जो दूध उत्पादक है, मिल्क प्रोड्यूसर और डेयरी इंडस्ट्री जो है, उसके सामने जो एक चुनौती खड़ी हुई है, वो चुनौती का सोल्यूशन जो उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल नॉलेज, कमर्शियल नॉलेज, इसमें तो बहुत सारी बात हो गई है। मैं ये बात ये इसलिए रहा हूँ क्योंकि किसान कैटल फीड इंडस्ट्री क्यों स्टार्ट किया और अभी टीएमआर क्यों स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग, ये रीज़न है। मैं थोड़ा, आपको नाम मालूम होगा गोविंद मिल्क से मैं जुड़ा हूँ, 30 ईयर से मैं उसका फाउंडर डायरेक्टर हूँ। तो वो एज अ डायरेक्टर मेरे से ज़्यादा रिलेशन जो है वो फार्मर का रहता हूँ। फार्मर से रिलेशन होते हुए एक और दूसरा रहता है एज ए मैनेजमेंट में रहता हूँ, तो उन दूध बेचना और फार्मर को उनका पैसा देना, ये जो 30 ईयर हम काम कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस है। हम ये कैटल फीड और टीएमआर में जाने का डिसीजन लिया है क्योंकि जो मैं आपको बताया, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो चुनौती मैं बताया, तो ये है कि अभी अच्छा हाई रेटिंग्स काउस, अच्छा ब्रीड्स हम ला रहे हैं और अच्छा ब्रीड्स ला रहे हैं, तो भी फार्मर वो हिसाब से दूध नहीं पा रहा है। जो उनका कैपेसिटी जो है उसका ऑलमोस्ट 50% भी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते रहे। ये फर्स्ट चैलेंज है। सेकेंडली जो है कि हमारा डेयरी इंडस्ट्री जो है, डेयरी इंडस्ट्री के लिए जो मिल्क चाहिए, हम जो दूध लाते हैं, तो जो इन शॉर्ट हमको जब उससे अफ्लाटोक्सिन कम हो, सोमेटिक काउंट बहुत कम हो, ऐसे जो फैक्टर्स हैं, वो क्वालिटी का जो दूध चाहिए वो उतनी नहीं मिल रहा है। अभी मेरा एग्जांपल बताया तो हमारा गोविंद मिल्क का 10 लाख कलेक्शन है पर डे काउ फार्म। अगर हम जो एसएमपी बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमारे पास एबॉट कंपनी है, नेस्ले, बहुत सारे है, तो उनको जो हमको एसएमपी देने का है वो तो 10 लाख लीटर भी दूध कम पड़ जाएगा जितना हमारे पास ऑर्डर है, मगर हमको 2-3 लाख भी दूध वो क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। आपको समझ में आया होगा कि मेरे पास मार्केट है 10 लाख लीटर के लिए, मगर मेरे पास दूध कितना मिल रहा है, 2 लाख भी उसका नहीं मिल रहा है वो क्वालिटी का, जो उसमें सोमेटिक काउंट कम हो, अफ्लाटोक्सिन कम हो, वगैरह वगैरह। और वो फिर ये चैलेंज कैसा, वो चुनौती कैसा लेने का डेयरी की इंडस्ट्री से। और दूसरा पार्ट है जो ये मैं 30 ईयर से फार्मर से मैं जो बताया कि वो उनका दूध देता है, प्रोसेस करता है, बेचता हूँ, उनको फाइनेंस करता हूँ, इसलिए फार्मर रूट लेवल पे है वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है बिग फार्म्स में। वो बोलते हैं कभी भी हमको नहीं परवड़ता, हम अब देखते हैं बड़े बड़े फार्म होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो फार्मर न्यू जनरेशन ये बिजनेस में कैसे आए और टिके, ये एक पार्ट है जो नहीं हो रहा है। और दूसरा पार्ट है डेयरी को जिस क्वालिटी का मिल्क चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये दोनों अपोजिट पोल है। वो तो न्यू जनरेशन आए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फार्म बनाए और वो क्वालिटी का मिल्क हो और जो मिल्क इंडस्ट्री ले सके, बाहर बेच सके, अच्छा पैसा दे सके। ये जो सर्कल है वो सर्कल कंप्लीट करने के लिए हम ये डिसीजन लिया है, क्योंकि इनके पहले जो आपसे जिन्होंने अच्छे से बात किया उनका बात अलग है, वो ज़्यादा बफेलो का मिल्क लेते हैं,
बोफेलो का मिल्क ऑलमोस्ट शॉर्ट है, तो बोफेलो का मिल्क ऐसे शॉर्ट है तो उनको अच्छा सा पैसा मिलता है और अच्छा सा पैसा दे सकते हैं। मगर हमारा तो काउ मिल्क है और काउ मिल्क में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने पहले कैटल फीड का इंडस्ट्री का लिया। कैटल फीड इंडस्ट्री में फिर हमने टॉक्सिन बाइंडर यूज करके अपना टॉक्सिन कंट्रोल करने का कोशिश किया, उसमें हमको आया अच्छा से रिजल्ट्स आया। हम कैटल फीड से जो रहता है उसका वो कम रखा, अपना टॉक्सिन का रिजल्ट अच्छा आया, इसलिए हमारे किसान को कैटल फीड का डिमांड भी बढ़ गया। मगर उसमें से बात खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर हम दूसरा बात मैं बताया, डेयरी इंडस्ट्री का बात हो रहा है अफ्लाटॉक्सिन का, मगर जो फार्मर का प्रॉब्लम था कि मिल्क जो हम तकरीबन 2-3 बरस में कल बात हो गया हमारा वेटरनरी ऑफिसर थे डॉक्टर चंद्रम गायकवाड़ कि वो हमने जो ये सीमेंस दिए हैं 15-20 हज़ार से ज्यादा काउज ऐसा हम डेवलप किया है जो 30-35 लीटर से ज्यादा मिल्क दे रहा है, तो उनसे हम 20 लीटर से एवरेज से भी नहीं निकल रहे हैं। तो वो जो मैं अभी बताया 50% जो गैप बना हुआ है वो क्यों बना रहा है? हम तो कैटल फीड भी अच्छा दे रहे हैं। तो बात समझ में आए कि जो फॉर्डर है उनका सब काम फीड कंप्लीट नहीं कर सकता, उनका क्वालिटी फॉर्डर है, वो क्वालिटी फॉर्डर का रोल इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले दो बताया कि ग्रीन फॉर्डर, क्वालिटी ग्रीन फॉर्डर यूनिवर्सल थ्रू आउट द ईयर, एंड सेकेंडली ड्राई फॉर्डर, वो प्रोसेस, वो दोनों का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्सेंट्रेट का है। और वो जो हम ब्रीड्स लाए हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ओनली फीड से नहीं हो सकती, उसके लिए हमको टीएमआर में जाना ही पड़ेगा। तो फिर 2-3 साल पहले हमने पायलट प्रोजेक्ट में टीएमआर चालू करने का डिसीजन लिया। चालू करते समय हम पायलट प्रोजेक्ट बनाया, तो हम एक तकरीबन 30-35 तबेले चॉइस किए, नियर अबाउट 500 एनिमल्स, उसके लिए हमने वो प्रोजेक्ट में लिए। मगर हमने थोड़ी गलतियां की थी, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर टीएमआर देना है तो किसका देना है, किसी को देना है, वो चेकलिस्ट भी वेरी मच इम्पोर्टेंट। टीएमआर का अभी जो पहले बताया कि सबसे बड़ा, आगे मैं बताऊंगा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो सेल्फ लाइफ कम है उसका। हम जो अभी टीएमआर बनाए उसका सेल्फ लाइफ कम है। कैटल फीड हम 2 महीने रख सकते हैं, मगर टीएमआर हम जो बना रहे हैं वो 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, फंगस हो सकता है, तो उनका सेल्फ लाइफ कम है। तो इसलिए थोड़ा ही एरिया में हम दे सकते हैं। हम तो 20 किलोमीटर रेडियस में 30 तबेले फाइंड आउट किया और 500 एनिमल्स को वो टीएमआर चालू कर दिया। तो सिलेक्ट करते समय जो बातें हम ध्यान में रखनी है उसको चेकलिस्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट ये है कि वो साइजेबल फार्म होना चाहिए, 15-20 एनिमल से ज्यादा होना चाहिए, 15-20 एनिमल मिल्किंग काउज होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट ये है। सेकेंडली जो है कि वो हाई यील्डिंग ब्रीड्स में जो बताया वो होना जरूरी है, हाई यील्डिंग में उसका रिजल्ट हमको दिखाई देता है। सेकेंडली थर्ड जो पार्ट है कि जो डेयरी फार्म है वो थोड़ा सा आई वांट टू से कि थोड़ा सा स्टडीड हो, उसका इंटरेस्ट हो, उसका आगे की सोच हो, वो रिकॉर्ड कीपिंग वाला हो, वैसा होना जरूरी, बहुत जरूरी है। जो कि हम उसमें जो ट्रेनिंग देने जाते हैं, कुछ बातें बनाने जाते हैं, तो वो सुनना है और वो एग्जीक्यूट करना जरूरी होना है। जैसे कि आप देखते हैं तबेले में तो सिर्फ मिल्किंग काउज नहीं रहते, कुछ प्रेग्नेंट रहते हैं, कुछ ड्राई काल्फ रहते हैं, सब तरह के रहते हैं। तो कब बहुत बार ऐसा होता है कि वो टीएमआर लेता है, वो सभी को खिलाता है, एक ही टीएमआर, तो फिर उसका कॉस्ट नहीं बढ़ता। इसलिए वो जो मैनेजर है या मालिक है वो बहुत स्टडीड चाहिए और वो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग वाला चाहिए। नेक्स्ट टू दैट हमने सोचा क्या, जिसको फॉर्डर खरीदना पड़ता है फॉर्डर, तो उसको उसकी कॉस्ट मालूम रहती है, तो वो होना जरूरी है। जो लेबर के ऊपर डिपेंडेबल है वो भी जरूरी है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फॉर्डर को खरीदने वाला लेबर के ऊपर डिपेंड रहने वाला, ये जरूरी हमको सोचा। ये 2 पॉइंट्स हम बाद में चेकलिस्ट में डाले, क्योंकि जब हमको कुछ चैलेंजेस आए तो उसमें हमको ये चैलेंज आया कि कौन टीएमआर नहीं बढ़ा रहा है, तो क्यों नहीं बढ़ा रहा है। तो ये ध्यान में आया जिसके पास खुद का बहुत बड़ा फार्म है, जिसके पास अभी जो है खुद का ग्रीन पाउडर अच्छा सा है, तो वो खुद का ग्रीन पाउडर का कॉस्ट काउंट नहीं कर रहा है, खुद काम कर रहा है, वो उसका लेबर का कॉस्ट काउंट नहीं कर रहा है, तो उसको टीएमआर महंगा लग रहा है, वो ज्यादा नहीं हो रहा है। तो जो पाउडर खरीदना है
जो लेबर पे ऊपर है उसको चॉइस करना है। देन जो और से बात है कि हमने वो चॉइस करने के बाद उनको ऑडिट किया। तो ऑडिट करते समय हम देखा, जो ऑडिट किया तो तकरीबन उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लीटर 21 to 29 लीटर्स 30 रुपीस पर लीटर उनका पर लीटर कॉस्ट था जब ऑडिट किया। ऑडिट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात है टीएमआर करते समय जो मैनेज करने वाला है वो अच्छा सा एक्सटेंशन वाला होना है। जैसे कि अभी पटेल साहब ने बताया इधर हर 5 दिन के बाद वो रिव्यू ले रहे हैं, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू दैट। क्योंकि उसको पहला वो क्या है वो आईने में दिखाना है, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं रहता, वो इतना ही बोलता है कि हम तो परवड़ता नहीं, मगर वो अभी उनका हम दिखाया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फ्रॉम 21 to 29 30 रुपीज लीटर। ऑडिट करने के बाद हम डबल काम किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया। जो पाटिल साहब ने बताया कि टीएमआर में सबसे बड़ा रोल किसी का है तो साइलेज का है, और साइलेज बनाना बहुत जरूरी है। साइलेज अच्छा होना हमारे कंट्रोल में नहीं रहता क्योंकि हम डिफरेंट फार्मर से लेते हैं। तो हम क्या किया, 100 लोगों को तकरीबन 100 फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको कौन सा मेज का कौन सा वैरायटी और साइलेज किया लिया अच्छा है वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके दिया, और उनसे एक फिक्स अमाउंट 25 to 30,000 रुपीज पर टन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके दे दिया। हम खरीदेंगे, हम हार्वेस्ट करके लाएंगे, वैसा कर दिया। तो वो फार्मर हमारा स्विंग किया तो हमका अच्छा से साइलेज बन गया, एक फॉल्ट कर दिया। और सेकेंडली जो टीएमआर यूज करने वाले हैं उनको ट्रेनिंग दिया, उनको कुछ एजुकेट किया उनको, तो उनको भी पता है वो कैसा काम, उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। जैसे मैं बताया कि फ्री हाउसिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन टीएमआर। चॉइस करते समय ही हम देखा कि जो मुक्त गोठा हम बोलते हैं फ्री हाउसिंग, वो लोग है नहीं है तो वो करना जरूरी है। क्योंकि जब टीएमआर पीएमआर एनिमल कंज्यूम करता है तो नेचुरली वाटर कंजम्पशन पानी वो ज्यादा लेता है, अगर उनको नहीं मिलता तो रिजल्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए वो फ्री हाउसिंग हो या फ्री हाउसिंग उनको करना पड़ेगा। ऐसे जो बातें हैं उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको बेनिफिट दिखाने का है। दूसरा जो हो गया अभी बेनिफिट्स तो साहब ने बताया, पटेल साहब ने बताया, वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, मगर बेनिफिट्स इसमें 3 लोगों के तीनों को होता है। फर्स्ट तो एनिमल को हेल्थ अच्छा रहता है। मैं डिफरेंट लोगों का ये बताऊंगा एक्सपीरियंस इधर में कि फर्स्ट क्या होगा कि हेल्थ जो भी वो पहले सब सोचो कि 20 लीटर दे रहा 10 to 15 लीटर्स परसेंटेज दूध बढ़ता ही है, तो दूध बढ़ने के बाद भी हेल्थ अच्छा रहता था। ये मैं पॉइंट स्पेशली नोट करना बोलूंगा आपको, क्योंकि मैं कैटल फीड ट्रेडिंग तो 30 बरस से करता हूँ, दे रहा हूँ। मगर क्या होता था पहले 3 महीने हेल्थ अच्छा रहता है, दूध भी अच्छा मिलता है, बाद में दूध रैपिडली डाउनवर्ड होता है और वो एनिमल का हेल्थ भी थोड़ा नीचे होता है, प्रेग्नेंट रहता है, बाद में जब वो डिलीवर होता है तो वो वीक हो जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस है मैक्सिमम। तो वो जब टीएमआर ने पूरा 2 साल से हम दे रहे हैं, जो टीएमआर जिन्होंने यूज किया है तो वो हमको स्पेशली बताया कि सर अभी हमारा गाँव का ये हो गया कल भी, तो हेल्थ उसका अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है उसका, और वो एकदम फिट है। ये सबसे अच्छा मिला हमको। और एनिमल का हेल्थ अच्छा है, उसके ग्लेजिंग शाइनिंग अच्छा है उसके ऊपर। वो टेक्निकल पार्ट है, इसमें अभी 10 मिनट में वो नहीं बता सकते, मगर वो बेसिक पॉइंट है, हेल्थ अच्छा रहता है तो क्या होता है तो बीमारियां कम आता है। सेकंड उन्होंने क्या बताया हमको कि सर अभी मेरे पास 40 काउस थे, तो 10 से 12 काउस को रिपीट ब्रीडिंग या मास्टर्डिस का प्रॉब्लम था, तो अभी ऑलमोस्ट वो नहीं है, 1-2% ही रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिपीट ब्रीडिंग हो गया एक का, तो आपको मालूम है एक बार हो गया तो 10-15 हजार को लॉस मिल जाता ही है। तो रिपीट ब्रीडिंग कम हो गया तो उसी से वो कुछ हो गया था, मास्टर्डिस नहीं हो रहा है उसी से वो कुछ हो गया था। तीसरा आदमी जो आया उन्होंने हमको जो बताया कि ये जो है ना कि वो 2 बिहारी थे उनके पास, 40-45 40 एनिमल्स थे। तो अभी छठ पूजा रहते हैं ना, वो छठ पूजा के लिए गए, वो आते समय एक ही आदमी आ गया बाद में 1 महीने के बाद, तो उसको टेंशन आ गया था अभी क्या करेंगे। मुझसे बताया सर एक आदमी अभी मेरा पूरा काम कर रहा है, अभी मालूम पड़ा मुझको जरूरत नहीं इतने लोगों की, 50% लेबर सेविंग हो गया। मैं बिल्कुल बताया, ये इम्पोर्टेंट उन्होंने बात बताया। दूसरा जो
और एक ने जैसे होना क्या है, मैं बताया स्टडीड आदमी, रिकॉर्ड कीपिंग वाला आदमी चाहिए। इसलिए मैं बताया कि लैक्टेशन में जैसे हम ये स्टार्ट किया, फर्स्ट टीएमआर चालू क्यों किया है, क्योंकि उनका जो कैपेसिटी है वो पूरा यूटिलाइज करने का है। पूरा तो नहीं हो सकता है मगर 70% तक पे जाना है। तो वो लैक्टेशन में अगर 10,000 लीटर पर लैक्टेशन कैपेसिटी पकड़ लो तो अभी वो 5,000 भी नहीं ले रहा है, तो हमारा टारगेट 7,000 लेने का है। हाँ, वो लैक्टेशन में उतना मिल्क ऑलमोस्ट उसको मिला। वो बताया सर मैं तो सरप्राइज हो गया जब मैं मेरा पहला टीएमआर का पहले मैं यूज करता था ओनली कैटल फीड, तब मेरा 20-25 लीटर का काऊ जब 7वें महीने में 10-12 लीटर पे आती थी, अभी भी 1-2 लीटर ही कम हो गया है। तो मुझको वो ट्राई करने को मन नहीं लग रहा है, वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो आई वांट टू टेल कि पूरा लैक्टेशन में दूध अच्छा मिला ना, जो हमारा बेसिक टारगेट है वो वहां से कंप्लीट हो रहा था। फार्मर के वो उसको एक्सपीरियंस था जो अलग सा था। तो वो बताया कि सर मैं खुश हूँ, मैं ये धंधा बढ़ाने जा रहा हूँ। मैं बता क्या अभी तो आप पहले तो ऐसे सोच रहे थे। वो बताया सर ये आपकी डेयरी के कुछ लोग थे, वो मेरा मिल्क का सैंपल लेके गए और उसने मुझे एक लोग बताया कि मैं आपको 2 रुपए ज्यादा दे दूंगा। तो मैं वो डेयरी के लोगों को पूछा, यार हम उसको दे रहे हैं ऐसे क्या, तो उन्होंने बताया सर सोमेटिक जो सेल काउंट है, सोमेट जो एवरेजली 6 लाख से ज्यादा होता है पर उनका ओनली 1.9 है एक। और दूसरा जो बताया वो आफ्लाटॉक्सिन का जो उनके यहाँ ओनली 55 पीटी है, जो अलग से है वो 1.5 लाख से ज्यादा होता है। इतना कम सोमेटिक सेल काउंट है और इतना कम आफ्लाटॉक्सिन है, तो उसके लिए हम 2 रुपए ज्यादा आराम से दे सकते हैं। ऐसे फार्म्स हो तो हमको बता देना, हम उनसे 2 रुपए ज्यादा में खरीद लेंगे। सर मैं आपको सबको यही बताना चाहिए, यही बेसिक ये है हमारे ये टीएमआर का कि फार्मर बड़े फार्म हो। बड़े फार्म कौन करेगा, जो न्यू जनरेशन है, इनिशिएटिव स्टडी है, वो उसमें आना जरूरी है। वो कब आएगा, वो क्यों नहीं आता, हम स्टडी किया तो उनको बहुत सारा लगता है, झमेला लगता है, सुबह शाम काम करने का, रेट फिक्स नहीं है वगैरह, वो क्रॉप्स निकाल के लाने का वगैरह बहुत झमेला। तो हम 2 बात पकड़ा, फ्री हाउसिंग करने का, टीएमआर देने का, मिल्किंग मशीन रखने का और ये क्वालिटी का मिल्क देने का, आपको रेट फिक्स करने का। ऐसे हम फोकस किया और ऐसे फार्म हम डेवलप कर रहे हैं। उससे हम मैं जैसे बताया 5 लाख लीटर हमको ये क्वालिटी का दूध चाहिए, तो ऐसा दूध हमको मिल सके। अगर ये सब मिल्क इंडस्ट्री इसके ऊपर अगर फोकस करें तो मैं सोचता हूँ शायद ये बिजनेस बदल जाएगा। ठीक है, सब लोग मिल्क इंडस्ट्री सब मिलकर ये काम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी क्या है, जब शॉर्ट है, देखो अभी शॉर्ट है मिल्क तो शॉर्ट मिल्क में सब रेट देते ही हैं। अभी ये बड़े लोग हैं, अमर को वगैरह छोड़ दो, उनको बफेलो का है, उनको बड़े नहीं, मगर काऊ का आप देखते हैं, मींस मैं फार्मर का बोलता हूँ, अभी हमारा 36 लीटर है रुपीज लीटर है बेसिक प्राइस इससे ज्यादा है। कभी कभी हम 20 पे भी आते हैं। इतना अप एंड डाउन जो रहता है काऊ का, तो वो ये नहीं होता। बफेलो में ज्यादा क्यों नहीं जा रहा है, आपको मतलब ये प्रॉब्लम आज नहीं है, मगर वो काऊ में लोग बढ़ रहे हैं काऊ बिजनेस करने के लिए, तो हम उसको एक अच्छा सा प्राइस दे सके तो वो डेफिनेटली वो बड़े फार्म बन सकते हैं। वो आदमी मुझको बताया कि सर आपने टीएमआर दिया, अभी 1 बरस से पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझको खुद बताया कि ये मत बंद करो, ये हो रहा था। उसके बाद इन्होंने लगा गोकुल के पाटिल साहब ने बताया पीएमआर का, वो ठीक है, हमारा जो एरिया है सातारा डिस्ट्रिक्ट वो 2 इसमें डिवाइड होता है, इरिगेटेड एरिया और अनइरिगेटेड एरिया, रेनफेड एरिया। तो इरिगेटेड एरिया में तो ग्रीन पाउडर रहता है ज्यादा, तो हमने एग्जीक्यूट किया था 10 साल पहले की साइलेज करने के लिए। खुद फार्मर साइलेज करते हैं, बैग में करते हैं, पीट में करते हैं, बंकर में करते हैं, तो साइलेज उनके पास खुद का है, तो उसका प्राइस वो कम ही है ना, अगर खुद किया तो 4 रुपए के अंदर ही आएगा, मगर हम जब परचेस करते हैं तो उसका प्राइस 6 रुपए से आगे जाता है। तो वो खुद का उनका ग्रीन पाउडर अच्छा है, दैट इज द साइलेज है, तो उनको पीआरएमआर दिया हमने पीएमआर दिया, पाटिल साहब ने हमने इंसिस्ट किया, वो पीएमआर उन लोगों को आप इंसिस्ट करो, हम उन्होंने पीएमआर दिया तो उनको वो बहुत खुश हो गए। 2 वजह से फिक्स हो गए कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आया। वो कैसे कम आया बताया, तो वो जो ग्राउंडनट केक, कॉटन केक, वो घऊ भूसा वो यूज कर रहे, तो वो पूरा खत्म हो गया, उसका कॉस्ट कम हो गया। दूसरा उसका एसएन बढ़ रहा था, फैट मिल रहा था, मगर एसएन
उतना थिकनेस, वो SNF नहीं मिल रहा था उनको, 2 पॉइंट SNF ज्यादा पड़ रहा है तो 1 रुपया ज्यादा मिल गया। ये हो रहा था, जो एनिमल है पानी और ज्यादा, ये विंटर सीजन में भी अच्छा से पानी पी रहा है एनिमल्स, और वो स्वस्थ बैठता है, आराम से बैठता है, जैसे हम मराठी में बोलते हैं आराम से रवत करता है, तो वो हैप्पी काउ जो होता है, हमारा गोविंद का लोग है हैप्पी काउ में देखा, तो काउ हैप्पी है तो नेचुरली उसका जो बीमारियां है वो कम है, इसलिए वो PMR भी जहाँ ग्रीन पाउडर खुद का है, अच्छा से ग्रीन पाउडर, नॉट ओनली ग्रीन पाउडर, साइलेज ग्रीन पाउडर, उसमें PMR रेकमेंड किया, और जहाँ ग्रीन पाउडर नहीं है वहाँ TMR दिया है। ये करते हुए भी कुछ चैलेंजेस हमारे पास आए, हमने सोचा दोनों में तरफ से रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मगर हम जितना सोच रहे हैं उतना तो नहीं बढ़ रहा है वो हमारे यहाँ। तो हम सर्वे किया कि क्यों उतना वो स्पीड से बढ़ रहा है, मगर उतना जो पहले हमको ऐसा जो हम प्रोग्राम लिया था तो मेरे पीछे इतने लोग लगे थे कि हमको TMR लगे, तो मैं उसको बोल रहा था इतना मैं नहीं दे सकूंगा, मुझको टाइम लगेगा, इतना मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है वगैरह वगैरह, मगर उतना तो इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो क्यों हो रहा है। तो जब स्टडी किया तो 2-3 बातें सामने आ गई। एक बात ये सामने आ गई कि जब मिल्क का रेट कम होता है और उनके पास ग्रीन पाउडर होता है, तो आपको मालूम है फार्मर सबसे होशियार है, वो खुद ही फार्मूला बना लेता है, वो खुद का ग्रीन पाउडर लेता है, हमारा एक कैटल फीडर होता है, मिक्स करके दे देता है। जब TMR वो पहले से यूज कर रहा है 1-2 बरस से, वो फार्मूला लगा तो इमीडिएटली दूध इतना कम नहीं होता, थोड़ा कम होता है मगर ज्यादा कम नहीं होता। इसलिए मैं पहला बोल लिखा, जब मिल्क का रेट कम होता है, पर्टिकुलरली इन काउ मिल्क, हमारा तो एकदम नीचे आता है, 25 आज 35 है तो 2 महीने बाद 25 भी रहेगा, 10 रुपए लीटर में कितना फर्क पड़ता है आपको मालूम है। जब मिल्क का रेट कम आता है तो फार्मर खुद का ग्रीन पाउडर यूज करता है, खुद का फार्मर फार्मूला बनाता है, TMR छोड़ देता है, कम कर देता है, पूरा छोड़ सकता नहीं तो रैपिड डाउन हो जाएगा, तो उनका फार्मूला मींस 50% TMR, 50% जो कैटल फीड और वो बना के देता है। ये एक चैलेंज है उसके लिए। लॉन्ग टर्म मींस पूरा रेट का पूरा जो लैक्टेशन में तो वो बहुत ज्यादा नीचे आता है, इसलिए मैं बता, जो स्टडीड आदमी है हमारे जो 30 तबेले हैं उसके 20-22 कंटिन्यू हो गए, 7-8 छोड़ दिए जो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते थे, शॉर्ट टर्म का सोचते थे, और उनका कैपेसिटी नहीं था, ऐसा समझो जिनका कैपेसिटी था लॉन्ग टर्म का सोचने का, और वो स्टडीड आदमी है, वो लैक्टेशन में दूध कितना मिला वो देखते हैं, लैक्टेशन में दूध को प्राइस कितना मिला, अमाउंट कितना मिला वो देखते हैं, उन्होंने TMR वैसा ही कंटिन्यू किया, मगर वो जो नहीं दिखते उन्होंने उसका ओन फार्मूला बनाया। दूसरा एक मैं देखा, जो ऐसे मैं चेकलिस्ट में आपको बताया कि जो खुद काम कर रहे हैं, जिसका फॉर्म बड़ा है, वो उसका खुद का काम करने का, या वो ग्रीन पाउडर जिस लैंड में करते हैं वो लैंड से वो अलग कैश क्रॉप ले सकते हैं, उसका प्राइस नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हमारा TMR महंगा लगता है 16 रुपए से भी, क्योंकि मैं उसका वो खुद काम करने का जो मेजर, इसलिए मैं जो पता है जो परचेस कर रहा है पाउडर, जो लेबर पे डिपेंड है वो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये आदमी छोड़ देता है बाद में TMR। वो दूसरा एक चैलेंज है। तीसरा एक मैं बताया कि जैसे कि मैं बताया कि डेयरी इंडस्ट्री इसमें थोड़ा इंटरेस्ट जरूरी है, कभी कभी डेयरी इंडस्ट्री की जरूरत, जैसे कि हमको अवार्ड ने बीच में हमारा दूध रिजेक्ट किया, पाउडर हमारा इसे नहीं उठाया, तो हमारा डेयरी इंडस्ट्री पता है हम अभी 2 रुपए ज्यादा नहीं दे सकते, अगर वो नहीं दे सकते तो वो लोग पता है सर आपने पता है TMR का इतना ऐसा दूध देंगे तो 2 रुपए ज्यादा मिलेगा, मगर अभी डेयरी नहीं दे रही है, तो फिर हम नहीं रहे तो हम लोकल यूज करेंगे, अभी थोड़ा दिन TMR का रुकेंगे, तो ऐसा नहीं है। डेयरी इंडस्ट्री को तो फ्यूचर मालूम है, तो उन्होंने भी वो लॉन्ग टर्म का पॉलिसी बना के उसमें इंसिस्ट करना जरूरी है। ये चैलेंजेस है, बाकी तो चैलेंजेस अलग है कि छोटे छोटे फार्म्स है वो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं रखते और थोड़ा सा अनएजुकेटेड लोग हैं। इसके अलावा जो है कि TMR अगर आपको है, TMR का एक टोटल मशीनरी का सेटअप नहीं है। मिक्सर का भी मैंने बात किया वाराणसी बनारस के हिसाब से किससे पूरा होता है, वो नहीं पता है, एक से मशीनरी लिया डीलावर से, विधाता से पैकिंग मशीन लिया, इससे वो लिया वगैरह वगैरह। तो एक ही ऐसा जैसा कैटल फीड में है 2-4 कंपनी है, क्रेमेक्स है, हिंदुस्तान है, बहुत सारे हैं, एक कंपनी को दिया तो पूरा प्लांट लगा के देते हैं, वैसा TMR को नहीं है, एक मिसोसा हो वैसा। दूसरा जो है कि TMR के लिए बैंक फाइनेंस इमीडिएटली नहीं कर रहा है, तो आपको बैकग्राउंड नहीं है, वो दूसरा चैलेंज है। तीसरा जब सबने बताया रॉ मटेरियल का बहुत है, साइलेज इतना बड़ा पैमाने पे खुद का तैयार करना, वो क्वालिटी का लेना, वो एक बहुत चैलेंज है। बीच में 3-4 महीने पहले 6 महीने एकदम साइलेज का शॉर्टेज हो
गया था, मैं परचेस किया, वो क्वालिटी का नहीं था, इमीडिएटली TMR पे मुझको नेगेटिव रिपोर्ट आए। इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं वो क्वालिटी का साइलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो रॉ मटेरियल के अंडर आता है TMR के, और PMR के रॉ मटेरियल के अंडर जो ड्राई पाउडर होते हैं वो ड्राई, अभी देख रहे हैं 5 महीने से बारिश चल रहा है, तो बिना कल ही मेरे सामने लेके आया था आदमी कि जो सोयाबीन का पाउडर उसके ऊपर काला फंगस आ रहा है, क्या कर, मैं बताया ये नहीं लेने का, तो मुझको सुबह फोन आया तो कहाँ भी नहीं मिल रहा है अभी कैसा प्रोडक्शन निकालना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है रॉ मटेरियल, क्योंकि वो सीजन में ही मिलता है उतना, और वो क्वालिटी का होना चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए, उतना स्टोरेज का फैसिलिटी चाहिए, उतना फंड्स चाहिए। इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर कमर्शियल। ये अमूल ये लोगों का बड़ी बातें हैं, मगर रेगुलर का मैं बात कर रहा हूँ, जब आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये चैलेंजेस आप लोग जो मैं फेस कर रहा हूँ वो है कि आप तीसरा जो है एजुकेट और ट्रेनिंग जो है इम्पोर्टेंट है कि हमारा स्टार्ट जैसा कैटरिंग में मार्केटिंग में ट्रेनिंग है वो कितना भी सेल कर रहा है उतना वो TMR हर आदमी को एजुकेट करने का। उधर क्या एक डीलर को उन्होंने ट्रेन किया तो 100-200 टन निकाल लेता है, मगर वैसा नहीं है ना, यहाँ आपको गोटे पे फार्मर को एजुकेट ये करने का पटाने का, इसलिए वो ट्रेनिंग स्टाइल इम्पोर्टेंट है। जैसा पहले बताया कि सेल्फ लाइफ एक बहुत चैलेंज है, 4-5 दिन है तो उतने एरिया में घूम सकते हैं, कैसा भी करके 4 या 5वें दिन उसको गाड़ी डिलीवर करना है। पटेल साहब के सामने बड़ा डेयरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, वो बहुत बढ़ा सकते हैं, और गोकुल ड्राई TMR दे रहे हैं, इसलिए उसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, वो अलग बात है। मगर हम जब दोनों तरफ से काम करते हैं तो हमको ये सेल्फ लाइफ अगर कुछ अच्छा से काम करें, थोड़ा सेल्फ लाइफ बढ़ गया तो एक बहुत से बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लॉजिस्टिक का जो प्रॉब्लम आता है ट्रांसपोर्ट का, वो प्रॉब्लम छूट जाएगा। ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, मगर हर एक ने जिम्मेदारियां प्रॉपरली निभाया तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल बराबर हो या नहीं, मैं लेता हमारे फार्मर के पास लेता हूँ, IT सेक्टर में जो इंडिया का नाम है, आपने देखा अभी अमेरिका कुछ कर रहा है तो 70% इंडिया के लोग हैं IT में, जैसे वो डेयरी सेक्टर में हो सकता है। डेयरी सेक्टर जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मगर जो बड़ा जो एक छोटा ऑब्स्टेकल लटका हुआ है क्या है, तो मार्केट को मालूम है इंडिया अच्छा पोटेंशियल बाय ऑल द मींस, मिल्क भी अच्छा है उधर ही जाएगा, पोटेंशियल खरीदने के लिए अच्छा है, बेचने के लिए अच्छा है, बाहर दे भी सकते हैं, मगर जो क्वालिटी जो है उनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, फार्मर वो नहीं दे सका है, वो हम प्रॉपर TMR PMR उनको दे, पूरी तरह से दे। उसके लिए इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री के लिए उस टाइप का दूध मिल जाएगा, उसका मार्केटिंग का काम छूट जाएगा, फार्मर का एनिमल का उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, बीमारी का तो काम ही नहीं रहेगा, रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं रहेगा, ज्यादा दूध मिलेगा, दाम अच्छा मिलेगा, वो फार्मर को हो रहेगा। ऐसा ऑल टुगेदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो डेयरी इंडस्ट्री एक इंडिया में अभी ज्यादा एनिमल है, ज्यादा दूध है, ठीक है, मगर हमारा बाकी तो नाम इतना आगे नहीं नीचे है, तो आप हम पहले 3-4 में आ सकते हैं। अब हम सब मिलकर ये काम कर सकेंगे, ऐसे मुझको विश्वास है। और आज जो फुटटेक और डेयरीटेक उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया, और इसके लिए मेरे मुझको कुछ आपसे बातें करने का मौका दिया, इसलिए उनका थैंक्स, शुक्रगुजार हूँ। और आप जो डेयरी फीड और उसको सप्लाई करने वाले विशेष वो स्टाफ और फार्मर्स, अपने मेरा बात 15-20 मिनट सुन लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने चैलेंजेस वगैरह बहुत समझाया। थैंक यू सो मच।